बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। हम लोग आजकल सिंध के दौरे पे हैं और मैंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का विज़िट किया है, यानी सक्खर का विज़िट किया है। सक्खर की सराउंडिंग में कुछ एरियाज़ हैं, खैरपुर का इलाका है, रानीपुर, यहाँ की ख़बरें ली हैं। उसके अलावा मैं शिकारपुर गया हूँ। शिकारपुर से आगे कशमोर का इलाका है, वहाँ दूर दराज़ एरिया तक हम गए हैं। कुछ हमारे साथ एक नौजवान उमर है, उसने आइडेंटिफाई किया थे कुछ एरियाज़ के, वहाँ पे कोई भी नहीं गया। फिर वहाँ पे हमारी टीम पहुँची, उन्होंने काम किया और काम करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ कोई भी नहीं आया। लोगों की हालत क्या थी, लोग लागर हो चुके हैं खाना ना मिलने की वजह से। रास्ते में मैं जा रहा था, एक औरत खाना पका रही थी, चारपाई को ऐसे टेढ़ा लगा के, बीच में नीचे उसके बच्चे भी बैठे हुए थे, तो वो रोटी पका रही थी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये मेरे पास आखिरी आटे का थोड़ा सा वो रह गया था स्टॉक, और ये मैं कहीं से मांग कर लाई थी किसी से, और ये मैंने 3 रोटियां पकाई हैं। और वहाँ पे तकरीबन 5-6 लोग उन रोटियों के पकने का इंतज़ार कर रहे थे। जितने बच्चे मुझे मिले उनमें बहुत सारों को स्किन की डिजीज़ हो चुकी हैं, किसी के माथे पे, किसी की गर्दन पे, किसी के हाथों पे, किसी के पैरों में स्किन प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के पाँव जो हैं वो गले हुए हैं। बहुत सारी बीमारियां थी वहाँ पे उस इलाके में लोगों को, कशमोर से आगे। और ऐसा लगता था कि एक तबाही की दास्तान है, हर तरफ पानी ही पानी है। लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, घरों के आसपास चारों तरफ पानी है। खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। वो जो रास्ते थोड़े बंद के ऊपर ऊंचे बने हुए थे, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। सांप काटने के वाक़यात भी हो रहे हैं। लगातार लोगों की हलाकतें हो रही हैं सिर्फ़ इसी वजह से कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो जब खाना पीना नहीं मिलता तो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, फिर बीमारी का अटैक भी दुगना होता है और लोग जान से चले जाते हैं। ये सारा कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आया। हमने वहाँ पे जो अमानतें आप लोगों ने हमें दी थी, उनमें से हमने कुछ 50 टन सामान वहाँ पे तकसीम किया है। मच्छरदानियाँ थी, राशन था, ज़्यादातर अद्वियात थी। हमने डॉक्टर्स का कैंप वहाँ पे लगाया जो कल भी लगा रहेगा। और मैं वापस अभी सक्खर आ गया हूँ। यहाँ पे भी कल हम तकरीबन 50 टन से ज़्यादा सामान जो है वो लोगों में, 50 टन के आसपास ही है, वो लोगों में हम तकसीम करेंगे। एक बुज़ुर्ग आदमी था वहाँ पे, सबकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। या तो ये पहले ही बहुत कमज़ोर थे, और लेकिन अभी जो भूख है, अभी जो गुर्बत है, जो फाका चल रहा है, उसमें ये लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। यानी किसी के ऊपर भी जब मैं वो सामान रखता था, राशन का बैग, आटे का बैग, फिर राशन का बैग, फिर बाकी सामान, तो मुझे बड़ा वो दिक्कत होती थी रखते हुए। मैं आहिस्ता आहिस्ता वज़न डाल के देखता था कि ये उठा सकता है इसको, और लोगों के जिस्म कांप रहे थे। मैंने एक बुज़ुर्ग आदमी था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये राशन उठा लोगे? तो उसने कहा भूखा है साहब, क्यों नहीं उठाएगा। और वो जुमला मुझे इसका अभी भी सुनाई देता है बार बार। मुझे कह रहा था कि भूखा है साहब, क्यों नहीं उठाएगा। यानी भूख आदमी से कुछ भी करवाती है। वो टांगें उसकी कांप रही थी और वो लेकर चला गया। बड़ी मुश्किलों से जिस्म उसका लर्ज रहा था, और वो सामान उठाकर ले गया। पता नहीं कितनी जगह रास्ते में रख के वो अपने घर पे पहुंचा होगा। तो इस तरह हमने आज वहाँ पे काम किया, और उन लोगों ने बताया यहाँ आपसे पहले कोई नहीं आया। मैंने इंटीरियर सिंध में जितने इलाके फिरे हैं, उन तमाम इलाकों में लोगों ने एक बात ज़रूर बताई कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। किसी ने कहा कि कोई मदद आई थी आज से 10 दिन पहले, और किसी ने कहा कि कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट हमें पूरे इंटीरियर सिंध में कहीं दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लगता है खुद बेयारो मददगार है, और किसी की कोई मदद ना वो कर सकती है, ना उसका इरादा है। शायद यहाँ की हुकूमत को ये लगता है, ख़ास तौर पे सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों को, शायद उनको ये लगता है कि लोग खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस नौयत की ये तबाही है, ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बन जाएगा। अब ज़रा आप ये मैप देखें, इस मैप में आपको दादू नज़र आ रहा है। ये जो दादू है, इस पे 2 हाईवेज़ जाती हैं, 2 सड़कें मेन जो सिंध से जाती हैं, वो दोनों कट गई हैं। सेवन से दादू की तरफ जो रास्ता जाता है वो कट चुका है, क्योंकि बीच में आती है मंचर झील। एक बहुत बड़ी झील है, इसमें मीठा पानी है। ये जो झील है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तुग़यानी थी, और सूरत-ए-हाल बहुत इस तरह की थी कि कट लगाना पड़ा है, और फिर वहाँ पे रास्ता ख़त्म हो गया, और अब दादू का कराची से राब्ता मुनक़ता हो गया। दादू जाने के लिए सिर्फ आपके पास सक्खर से एक रास्ता है। यहाँ से लाड़काना
लाड़काना से वो कंबर वाली साइड से होते हुए आप जाते हैं, आगे एक इलाका आता है महर, महर से होते हुए आप फिर आगे पहुंच जाते हैं दादू तक। ये दादू पे इस वक्त एक खौफनाक सूरत हाल है। वहाँ से कुछ नौजवान आए हैं, उन्होंने जो हमें बताया मैं आपके सामने एग्जैक्टली वो रख देता हूँ। और ये मैंने 2-3 डिफरेंट लोगों से ये राय ली है, मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन इसकी हौलनाकी को आप समझिए। वो ये बता रहे हैं कि दादू में अब भी 10 फुट 12 फुट पानी खड़ा है। कराची से आने वाला रास्ता बंद हो गया है, लिहाजा रसद रुक चुकी है। खाने पीने की अशिया की वहाँ पे किल्लत होती चली जा रही है। सेवन से आगे जाकर रास्ता ख़त्म हो जाता है। दादू से महर की जानिब और दादू से सेवन की जानिब, ये दोनों तरफ रास्ते इफेक्ट हुए थे, लेकिन अब महर की तरफ से गुजर के आप एक इलाका है जिसको कहते हैं खैरपुर नाथन शाह, यहाँ से होते हुए आप दादू पहुँच सकते हैं। जो इलाका सबसे बुरी तरह बर्बाद हुआ है वो है खैरपुर नाथन शाह, कंबर, महर, नसीराबाद, ये सब इलाके बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं। दादू और सेवन के दरमियानी इलाके जो हैं वो सारे के सारे डूब गए हैं। यहां से जो लोग आए उन्होंने बताया कि जिससे भी हाथ मिलाओ या जिसके पास जाओ तो उसके हाथ कांपते हैं। तो उसने कहा पहले हम लोग समझ रहे थे कि कोई बीमारी है, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये बीमारी नहीं है, ये लोगों के भूख से हाथ कांप रहे हैं, उनमें ताकत ही नहीं है। अब इतने लागर हो गए हैं कि उठ के आते नहीं है। ये सूरत हाल है। और जो लोग ये सूरत हाल देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर कोई छत नहीं है, दरख्तों का साया तक नहीं है, वो सारे पानी में चले गए हैं। लिहाजा वो लोग बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊंची जगहों के ऊपर मौजूद हैं। और वहां सूरत हाल ये है कि लोगों के बाल तक ब्राउन हो गए, लगातार धूप पड़ के सारा दिन वो धूप में जलते हैं, सारी रात उनको मच्छर काटते हैं। एक अजियतनाक जिंदगी और हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये दादू की सूरत हाल है। हमने फौरी तौर पे अपने कुछ लोगों को वापस भिजवाया और जितने हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए हम दादू के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 200 टन सामान का एक बड़ा ज़ख़ीरा मुहैया करें। कोई 20-25 ट्रक्स के ऊपर जो है वो हमारा सामान ये जाएगा दादू के लिए। हमें हज़ारों मच्छरदानियाँ चाहिए, हमें 1500 के करीब कैंप्स चाहिए, जिनमें से हमने अब तक कोई 800 कैंप्स का 850 कैंप्स का बंदोबस्त कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। और हमने राशन की पैकिंग शुरू करवा दी है ताकि जल्द अज जल्द, यानी बहुत तेज़ भी करेंगे तो जुमेरात और जुमे को हम वहाँ से ट्रकों को रवाना कर सकेंगे। और ये ट्रकों को 2 दिन लगेंगे कम से कम पहुँचने में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे पहुँचने में, रास्ता भी बहुत ख़राब है। तो ये ट्रक्स हमारे पहुँच जाएँ। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें, ये वक्त बहुत मुश्किल है, उनके पास बहुत थोड़ा खाने का ज़ख़ीरा है और वो भी किसी के पास है किसी के पास नहीं है, कोई फाका कर रहा है। अगर ये रसद हम पहुंचाने में कामयाब हो जाएं तो कुछ लोगों को आसरा हो जाएगा। और मेरी गुजारिश ये है बाकी तमाम लोग जो रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप जिन जिन इलाकों में कर रहे हैं वहाँ ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ आप दादू की तरफ भी जो आपकी अगली कंसाइनमेंट है या आपका जो सामान है वो दादू की तरफ रवाना करें, क्योंकि कराची से सबसे ज़्यादा इमदाद आती है और कराची का रास्ता कट गया है। अब दादू को पंजाब से इमदाद आ सकती है, बस कराची से अगर किसी ने आना है तो पहले उसने सारा एरिया क्रॉस करके पहले पहुंचना है सक्खर, और ये बहुत दिक्कत अमेज लंबा सफ़र है। और सक्खर से वापस एक लंबा सफ़र काट के वापस दादू जाना है, ये मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए जो लोग मदद करना चाहते हैं वो पंजाब से सामान लेकर निकलें और सक्खर पहुंचा के यहाँ से दादू जाएं। ये रास्ता निस्बतन बेहतर भी है और आप ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। लोगों की हालत बहुत बुरी है। हम वहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, खैमों को बहुत बड़े पैमाने पर लगाएंगे, लोगों को पकाकर खाना भी देंगे और उनको राशन भी देंगे और बंदोबस्त करेंगे कि वो खुद अपना खाना पकाकर खा सकें। सिंध ऐसा लगता है कि सारा का सारा दोबारा बनाना पड़ेगा, जो सिंध की हालत हो गई है। सिंध पूरी तरह डूब गया, तबाह हो गया। नाज़रीन, मैंने जितना देखा है, हमारे हुक्मरान तो जाके वो जहाज़ों से हेलीकॉप्टरों से देखते हैं ना। मैंने गाड़ी चलाई है पिछले 2 दिन में सिंध की सरजमीन के ऊपर। मैं ऐसे इलाकों में गया हूँ जिनके मुझे अभी नाम भी नहीं याद, बहुत दूर दूर तक, जिस तरफ हमें समझ आती थी हम जाते थे सामान रख के। और मैंने जाकर देखा है यहाँ कश्तियों के अंदर जो है हमारे दोस्त जो है वो सामान मुहैया करते रहे हैं। बड़ा
बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और ऐसा लगता है कि सिंध को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, स्पेशली इंटीरियर सिंध को। और जिस बंदे से मैंने पूछा उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट नहीं आई। जिससे मैंने पूछा उन्होंने कहा हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत फ़ोटो सेशन करती है, निकल जाते हैं वापस कराची में। और सिंध के सक्खर शहर की मैं बात करूं, ये तीसरे नंबर पे सिंध का सबसे बड़ा शहर है। मैंने इसकी हालत देखी है, पंजाब का कोई इतना बुरा शहर नहीं होगा जितनी हालत इन्होंने सक्खर की ख़राब की हुई है। मैं 7 साल के बाद अब दोबारा सिंध में आया हूँ, यानी इंटीरियर सिंध का मैंने दौरा किया है। मुझे 6-7 साल हो गए, इससे पहले मैं नहीं आ पाया। लेकिन आप यकीन करें, जितना पहले बेहतर होता है ना, जब जब मैं आता हूँ पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है सिंध। और इस मरतबा पीपल्स पार्टी ने मज़ीद ख़राब कर दिया सिंध को, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। ये है सिंध की सूरत हाल। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो जाएगा अगर आपने अपने हमवतनों का हाथ ना थामा तो। मैं फौरी तौर पे कल की जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो करके हम वापस आएंगे। जुमेरात और जुम्मे को हम लाहौर वाले कैंप में मौजूद होंगे और हफ्ते और एतवार को हम इस्लामाबाद में अब कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हमें कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में कैंप लगाएं। गालिबन F9 पार्क में कहीं हम कैंप लगाएंगे ताकि दोनों शहरों के लोग आएँ और आकर अपने हमवतनों की मदद करें। तो ये अल्लाह ताला ने हमें इस काम का बेड़ा दिया है। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलकर अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को और अपनी ज़ात को इस्तेमाल करते हुए, अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, और जो आप लोग वसाइल दें उनको इस्तेमाल करते हुए आपकी अमानतों को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक आप उम्मीद करते हैं। दादू बहुत मुश्किल में है, हम सबको मिलकर दादू को रेस्क्यू करना है। मुझे इस बारे में इतना ही कहना था। अब इस वक्त जो है वो हमारी हुकूमत की तवज्जो क्या है, ये खबर देखें। इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए बताया कि एक जानिब इम्पोर्टेड सरकार हमें सैलाब के बाइस सियासत ना करने का कह रही है, जबकि दूसरी जानिब हमें हरासा करने, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमों का इंदराज करने, हमारा मौक़िफ़ पेश करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाने और मेरी तकारीर और बयानात की नशरियात रोकने के लिए टीवी चैनल्स और यूट्यूब वगैरह को बंद करने के सिलसिले में तेज़ी ला रही है। अपने आसाब पर छाए हिजान के बायस उन्होंने हमारे फ्लड रिलीफ टेलीथॉन तक को ब्लैकआउट किया। आज उन्होंने सैफुल्ला नियाज़ी, ये इमरान खान साहब के कज़न भी हैं और पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके घर पर छापा मारा और उनके कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह ले उड़े। इम्पोर्टेड सरकार और उसके सरपरस्त हमें दीवार से लगा रहे हैं। मैं उन्हें मुतनब्बा कर रहा हूँ कि इसके नताइज वो होंगे जो उन्हें भुगतना पड़ेंगे, यानी इसके नताइज होंगे जो उन्हें भुगतना पड़ेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। अगली इतलात ये आ रही हैं कि लगातार मुराद सईद के घर की रैकी भी की जा रही है और जो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं उन सबको उठाने का, उनको गिरफ़्तार करने का, उनके जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स को छीनने का एक प्लान बनाया हुआ है हुकूमत वक्त ने। और ये उस वक्त में प्लान पे अमल दरामद कर रहे हैं जिस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पाकिस्तान डूब रहा है। सिंध में इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत दम तोड़ रही है और इन लोगों को अभी भी सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी हुई है। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब के घर पे भी छापा पड़ने की इतलात है कि वो पढ़ सकता है आने वाले वक्त में, ये ज़राए बता रहे हैं। सिद्दीक जान साहब ने भी इसको क्लेम किया है। ये है जी सूरत हाल। अब मैं आपके सामने एक डाटा भी रख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेड सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सिर्फ आप ये देखें कि इमरान खान के दौर से अब तक PDM ने क्या कमाई की है, यानी PTI ने क्या किया था और PDM ने क्या किया है। ये मैं सिंपल डाटा आपको दे रहा हूँ। GDP ग्रोथ इमरान खान के दौर में 6% थी, शहबाज शरीफ के दौर में 2.3% है, आधे से भी कम। एक्सचेंज रेट इमरान खान साहब के दौर में, जिस दिन तहरीक में एतमाद आई उस दिन 178 था, लेकिन जब इमरान खान हट गए उस दिन 182 रुपये था, अब 232 रुपये है। अगर 182 के साथ भी देखें तो 50 रुपये बढ़ गया है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई इमरान खान साहब के दौर में 12.7% थी। ये वो सिंपल डिजिट में आपको दे रहा हूँ। मैं वो आपको दूसरी महंगाई नहीं बता रहा जो 45% तक पहुँच गई है, ये दूसरी तरह के इसके आदादोशुमार हैं। महंगाई 12.7% थी इमरान खान के दौर में जब बहुत ज़्यादा थी, और अभी शहबाज शरीफ के दौर में 27.3% है। पाकिस्तान के जो रिज़र्व थे, जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे, वो $16 बिलियन थे। इस वक्त वो $8.8 बिलियन हैं।
IMF की किस्त लेने के बावजूद। पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, आज 236 रुपये लीटर है। बिजली का बिल 16 रुपये यूनिट था, आज 36 रुपये यूनिट है। और जो फ़खरे आलम साहब ने ट्वीट किया उसके बकौल तो उनको 500 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, यानी इतना महंगा यूनिट पड़ रहा है उनको। 22 यूनिट का बिल उनका कोई 11-12 हज़ार आ गया है। तो इस तरह के बिल आ रहे हैं, इस वक्त पहले नहीं आ रहे थे। और क्रेडिट रेटिंग आउटलुक जो थी पाकिस्तान की, उसमें इमरान खान के दौर में स्टेबल था, अब नेगेटिव है। ये कारनामे हैं जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के। और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो किस तरफ है, ज़रा ये भी आप गौर फरमा लीजिए। शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे अपनी काबीना के अरकान की तादाद में इजाफा कर दिया है और मज़ीद 8 वज़रा शामिल करते हुए 70 के करीब पहुँच गए हैं। यानी ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी काबीना है और पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे नाकाम हुकूमत है। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत की प्रायोरिटी उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान सैलाब से डूब रहा है, उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का जीना हाल हो गया है। इन्होंने 8 मज़ीद वज़रा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लाकर मुसल्लत कर दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कारनामा भी किया है, वो भी मैं आपको बता ही दूं चलते चलते। यानी इनको इतना शौक है इंजॉय करने का और ख़र्चे बचाने का कि जो टोल टैक्स इनको पड़ता था ना मोटरवे के ऊपर, एक तो इन्होंने उसके पैसे बहुत बढ़ा दिए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ठेका करके गए थे, हर दफ़ा 10% बढ़ जाते हैं हर साल। तो वो 1000 रुपया तकरीबन आपको देना पड़ता है लाहौर से इस्लामाबाद, जो कभी बहुत थोड़े पैसे होते थे। तो अब इन्होंने किया ये है कि जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, उनको उससे इस्तिस्ना दे दिया है। यानी अगर आप MNA हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, यानी आप हुक्मरान क्लास, एलीट क्लास है पॉलिटिकल, तो आपको कोई टूल प्लाजे के ऊपर टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप एक गरीब शहरी हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने हमवतनों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।